गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र यानी लेबोरेटरी फ्रेम रेफरेंस, जिसे हम क्या और बोलते हैं, एल फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं। हमारे पास एक निर्देश तंत्र होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। उसमें भी कौन सा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में होता क्या है कि आपके पास एक तो होता है एक्स एक्सिस, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं ना, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस और एक होता है हमारे पास क्या, जेड एक्सिस। कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। और ये होता है हमारे पास ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब ये निर्देश तंत्र में ये जो मूल बिंदु है ना, वो हमारे पास क्या है, स्टेशनरी है, स्थिर है, ये स्थिर होता है। और इस निर्देश तंत्र का यूज कहाँ लेते हैं हम, किसी भी कण की स्थिति वेग को बताने के लिए। ठीक है, कि कोई भी कण कितनी दूर है, उसका वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन क्या है, उसको हम निर्देश तंत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब समझना, जो हमारे पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र होता है क्या है, ये नॉर्मली हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, होता है नहीं होता। यहाँ हमारे पास एक क्या है, सिस्टम मान लो, कण मान लो, पार्टिकल है, ये सिस्टम है, ये निकाय है, बॉडी है, पिंड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, v वेग से गति कर रही है। ठीक है, v वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, 40 की स्पीड से चला रहे हैं, ये हमारे पास मान लीजिए एक डायरेक्शन में है, ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है, वेग है। अब देखो ये पॉइंट क्या है, स्थिर है। इस पॉइंट के सापेक्ष हम कह रहे हैं कि इसका वेग कितना है, v है। और जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा, इसके बीच की मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। बदलती जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास जो पिंड है, इसमें एक कौन सा बिंदु होगा, इसमें होगा द्रव्यमान केंद्र बिंदु। तो द्रव्यमान केंद्र बिंदु भी क्या है हमारे पास, गतिशील है, इसमें है या नहीं है, है। तो देखो ये जो हमारे पास निर्देश तंत्र है ना, जिसमें हम बिंदुओं से इसकी स्थिति देख रहे हैं, किसकी, पिंड की, कणों की, ये कहलाता है हमारे पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, एल फ्रेम भी बोलते हैं इसे। तो ये जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र होता है ना, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र यानी कि सिस्टम, ठीक है, वह सिस्टम होता है, वह तंत्र होता है, वह तंत्र होता है, ठीक है, जिसमें हम पिंड की स्थिति, जिसमें हम क्या, पिंड की स्थिति, ठीक है, तथा क्या, वेग, ठीक है, पिंड की स्थिति तथा वेग क्या कर रहे थे, अभी तक ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही तो करते आए थे हम, 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष। तो ये जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, ये क्या है हमारे पास, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है। ठीक है, इसमें वस्तु v नियत वेग से क्या हो रही है, नियत यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो इसका वेग ज्ञात करते हैं, स्थिति ज्ञात करते हैं, यही तो काम में लेते आ रहे हैं, ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है ना। अब बात करते हैं हम दूसरा, कौन सा निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र।
ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है देखना। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र यानी कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष हम कण की स्थिति को बताते हैं, वेग को बताते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो आप क्या कहोगे, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो आप यही तो कहोगे इस बिंदु से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखो ये जो हमारे पास द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो देखो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो हम कण की जो स्थिति होती है ना, कण की जो स्थिति होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग, यानी कि पार्टिकल की जो पोजीशन देखेंगे ना वो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, द्रव्यमान केंद्र के अकॉर्डिंग, यानी सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। इसमें किसको देखेंगे, सेंटर ऑफ मास को। इसमें किसको देख रहे थे, ओरिजिन को देख रहे थे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र को, द्रव्यमान केंद्र को, द्रव्यमान केंद्र को किसी तंत्र से, सिस्टम से जोड़ देते हैं, निर्देश तंत्र से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां देखना ये जो पिंड था इसका द्रव्यमान केंद्र था, अब ये पिंड गति कर रहा है v वेग से, तो इसका भी वेग होगा या नहीं होगा, होगा। द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा या नहीं होगा, होगा। इसका वेग था यहाँ पर जब हम किसके सापेक्ष देख रहे थे, मूल बिंदु के सापेक्ष देख रहे थे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र को किसी तंत्र से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और देखो कैसे जोड़ते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है, एक निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक निकाय है, एक सिस्टम है जो कि किससे मिलकर बना होगा, कणों से मिलकर बना होगा। पिंड होता है पत्थर की बॉल, किससे मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका हमारे पास बताओ एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु होगा या नहीं होगा, होगा। मान लो ये इसका क्या है, CM है, यानी कि सेंटर ऑफ मास है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र बिंदु है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना इसको इस निर्देश तंत्र से जोड़ देते हैं, जबकि इसमें नहीं जोड़ा था। इसमें तो बॉडी अलग से v वेग से गति कर रही थी और यहाँ से देख रहे थे। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो है इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखो मैंने इस तरीके से ये पिंड को रखा कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र बिंदु है ना, द्रव्यमान केंद्र बिंदु है वो कहाँ पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया। कहाँ पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया और मूल बिंदु पर आ गया, ठीक है। जोड़ दिया या नहीं जोड़ दिया, जोड़ दिया। यानी कि ये मूल बिंदु और ये द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहाँ पर है, एक ही पोजीशन पर है, एक ही स्थिति पर है। अगर मैं यहाँ से ये मूल बिंदु को ऐसे आगे खिसकाता हूँ तो द्रव्यमान केंद्र बिंदु भी यानी सेंटर ऑफ मास पॉइंट भी क्या होगा, खिसकेगा। तो निर्देश तंत्र के लिए ये द्रव्यमान केंद्र बिंदु हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। यहाँ तो द्रव्यमान केंद्र बदल रहा था, स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। यहाँ मूल बिंदु और द्रव्यमान केंद्र, ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, स्थिर रहेंगे, एक ही पोजीशन पर रहेंगे। तो हमने द्रव्यमान केंद्र बिंदु को किससे जोड़ दिया, निर्देश तंत्र से जोड़ दिया, जोड़ देते हैं। तो उस निर्देश फ्रेम में
यानी कि इस निर्देश फ्रेम में तो उस निर्देश फ्रेम में, ठीक है, एक्स वाई जेड ये जो निर्देश फ्रेम है, सपोज कीजिए क्या है, एस है, तो उस निर्देश फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र जो है वो कैसी रहेगा, स्थिर रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, ठीक है, यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, किसके अकॉर्डिंग, मूल बिंदु के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ हो रही थी क्या, ये पिंड गति कर रहा था तो द्रव्यमान केंद्र गति कर रहा था, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चेंज हो रही थी या नहीं हो रही थी, हो रही थी, लेकिन इस निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पर मूल बिंदु पर, तो द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में ही रहता है, निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग इसकी स्थिति चेंज नहीं रहती है। अब जो कि विराम अवस्था में रहेगा तो हमेशा इसका जो वेग होगा ना वो कितना होगा, 0 होगा। अगर वेग 0 होगा तो इसका जो संवेग होता है P बराबर क्या, m इंटू VCM, वो भी क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। P बराबर क्या होता है, mv, यानी कि संवेग भी क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार के निर्देश फ्रेम को, इस प्रकार के निर्देश फ्रेम को, संवेग मतलब मोमेंटम, इस प्रकार के निर्देश फ्रेम को यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं हम, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं हम, CM फ्रेम भी बोलते हैं, C फ्रेम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, C फ्रेम बोलते हैं, C तंत्र बोलते हैं। इसका मोमेंटम कितना होता है, 0, संवेग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र और ये हो गया प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। तो आपसे पूछा जाए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होगा, जिसमें हमारे पास जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वो क्या होगा, 0 होगा। वो कौन सा निर्देश तंत्र होता है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब जब भी ये वर्ड आए ना तो आप ध्यान रखना, ठीक है, कि द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में सेंटर ऑफ मास में द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, उसी के सापेक्ष हम देखेंगे, जबकि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कणों या पिंडों की टक्कर, ठीक है, कणों या पिंडों की क्या टक्कर, यानी कि कोलिजन ऑफ पार्टिकल, कोलिजन ऑफ पार्टिकल, कोलिजन ऑफ पार्टिकल, या फिर हम बोल दें बॉडीज, या बॉडीज, कोलिजन ऑफ पार्टिकल और बॉडीज। देखो ये क्या होता है हमारे पास, कोई भी दो पार्टिकल्स होते हैं, दो बॉडी होती हैं, जब दो पिंड, ये क्या हो सकते हैं, कण भी हो सकते हैं, ठीक है, दो पिंड या कण एक दूसरे के क्या आते हैं, निकट आते हैं, एक दूसरे के क्या आते हैं, निकट आते हैं, नियर आते हैं, ठीक है। तो उनके मध्य इंटरेक्शन होता है, तो उनके मध्य क्या होता है, अन्योन क्रिया होती है, यानी कि इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अन्योन क्रिया होती है, जिसके कारण, क्रिया के कारण उनका क्या, संवेग यानी कि मोमेंटम, कॉमा ऊर्जा यानी कि एनर्जी, यानी कि, और गति यानी मोशन क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है,
ठीक है, देखो कैसे समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक कार है और एक दूसरी कार है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास क्या आ रही है, पास आ रही है, और जैसे ही ये टच करती है हमारे पास तो इनमें क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, टक्कर हो जाती है हमारे पास, जिसके कारण इनमें क्या हो जाता है, संवेग ऊर्जा गति क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है जो हमारे पास कोलिजन हो रहा है, दो पिंडों की टक्कर हो रही है, जैसे हम टक्कर तो देखते हैं, कोलिजन देखते हैं बहुत, एक ट्रक ने एक कार को क्या कर दिया, कोलाइड कर दिया ना, टक्कर पड़ गई उन दोनों के बीच में, तो वो तो स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है जो हमारे पास कोलिजन हो, टक्कर हो, उसमें हमारे पास टच हो, स्पर्श हो। ऐसे भी हमारे पास कोलिजन होती है, टक्कर होती है, जिसमें स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है ना, बहुत बार पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव किस में होता है, न्यूक्लियस में, नाभिक, नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, और इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड प्रकीर्णन में आपने क्या किया था, यहाँ से कौन से पार्टिकल्स को भेजा था, अल्फा कण। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, अल्फा कण क्या हो जाता है, धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब अल्फा कण इसके पास जाता था तो ऐसे मुड़ के चला जाता था, विपरीत दिशा में आ जाता था, या फिर ऐसे चला जाता था, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता था, अन्योन क्रिया होती थी, जिसके कारण इसमें क्या हो जाते थे, चेंजेस हो जाते थे, बदल जाते थे ना, इसकी गति परिवर्तित हो जाती थी। ये भी एक तरीके की टक्कर होती है, जिसे हम कौन सी टक्कर बोलते हैं, ये कौन सी टक्कर बोलते हैं, बिना स्पर्श की हुई टक्कर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हम जानते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, एक धनात्मक आवेश और दूसरा धनात्मक आवेश, इनको पास लाएं तो ये एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, दूर हटने लगते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि इनमें इंटरेक्ट होने लगता है। इंटरेक्शन जब होता है ना, तो ये भी एक तरीके की क्या कहलाती है, हमारे पास टक्कर कहलाती है, कोलिजन कहलाता है। ठीक है, तो अन्योन क्रिया होने के कारण अगर ये चीज़ें चेंजेस हो रही हैं इनमें से कुछ, तो उसे हम बोलते हैं क्या, टक्कर। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारे पास टक्कर कहलाती है। तो देखो, टक्कर जो होती है हमारे पास वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, एक कोलिजन तो कौन सा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी टक्कर पढ़ रहे हैं हम, प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। दो कण होंगे, दो बॉडीज होगी, उनमें कौन सी टक्कर देखते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर देखते हैं, यानी कि इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर। देखो ये क्या होती है, जब दो पिंडों की टक्कर हो रही है, दो बॉडी की टक्कर हो रही है, और उन टक्करों में हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, और ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, है ना, अगर ये लागू हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास वो कौन सी टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। अब ये होता क्या है, संवेग संरक्षण का नियम
और ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना। मोमेंट कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दो पार्टिकल हैं, उसमें बिफोर कॉलिजन यानी टक्कर से पूर्व जो संवेग है, मोमेंटम है, और जब उनमें टक्कर हो गई है, आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के पश्चात उनमें जो संवेग होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। और दूसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? जो टक्कर है उससे पूर्व हमारे पास जो एनर्जी होती है कणों में, वो टक्कर के पश्चात भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। देखो, ऊर्जा उतनी होनी चाहिए। प्रत्यास्थ टक्कर क्या हो रही है? दो कणों की क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। दो पिंडों की ऐसी टक्कर, दो पिंडों की ऐसी टक्कर यानी ऐसा कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल जिसमें संवेग संरक्षण, जिसमें क्या? संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, तथा गतिज ऊर्जा संरक्षण, तथा गतिज ऊर्जा संरक्षण यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नियमों की पालना हो। ये बहुत काम में आएगा आपके पास फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर तक। ठीक है, नियमों की क्या हो? पालना हो। ये दोनों नियम लागू हो रहे हो जब टक्कर हो रही हो, है ना। तो ऐसी टक्कर को, तो ऐसी टक्कर को, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं, यानी कि इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। 11th क्लास में भी हमने इसके बारे में क्या किया था? डिस्कस किया था। ठीक है। अब देखो, जिसमें संवेग संरक्षण तथा गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियमों की क्या हो? पालना हो। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो संवेग संरक्षण का नियम होता है वो क्या कहलाता है? संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षण का नियम। और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये क्या कहता है? दो पिंडों में क्या होगी? टक्कर होगी। जैसे एक कार आई, फिर दूसरी ने ऐसे टक्कर करी, फिर ये इधर चली गई, ये इधर, होती है नहीं होती? होती है। संवेग संरक्षण का नियम और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? यानी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रही है, टक्कर से पूर्व हम क्या देखते हैं? कुल संवेग देखते हैं। किसका? कणों का। कुल मोमेंटम देखते हैं। किसका? पार्टिकल का। वो इक्वल होना चाहिए किसके? टक्कर के पश्चात कुल संवेग का। ठीक है, टक्कर के पश्चात कुल संवेग। संवेग का फॉर्मूला आप जानते हो, P = mv। ये एक कण है, ये दूसरा कण है। ठीक है, अभी टक्कर नहीं हुई है, इसका, इन दोनों का संवेग मान लो कितना है? 15 है। जब इनमें टक्कर हो जाएगी, टक्कर के आफ्टर टक्कर यानी टक्कर के पश्चात इनका जो मोमेंटम होना चाहिए, संवेग होना चाहिए टोटल, वो कितना होना चाहिए? 15 ही होना चाहिए। ठीक है। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व कुल टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टक्कर के पश्चात, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा के, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये कण गति कर रहा है, ये भी पार्टिकल गति कर रहा है, फिर ये टक्कर करेंगे, टक्कर के पश्चात ये इधर उधर चले गए, होती है इधर उधर चले जाते हैं। अब मान लो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 15 जूल है टोटल दोनों में। तो जब टक्कर होने के पश्चात ये दोनों आएंगे तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए? 15 जूल होनी चाहिए। यानी पहले और बाद में संवेग संरक्षण और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। तो हमारे पास कौन सी टक्कर है? वो प्रत्यास्थ टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन है। फाइनल ईयर तक ये काम में आने वाली है।
ध्यान रखना, कहाँ तक, फाइनल ईयर तक। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये पृथ्वी है, सतह हमारी, मैंने एक बॉल है, इस बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ा और ये यहाँ पर टकराई। अब ऐसे छोड़ देते, टकराई, ये नीचे गई, किससे टकराई, सतह से टकराई। सतह से टकराने के पश्चात यदि ये बॉल वापस इतनी ही ऊंचाई पर आ गई, सपोज ऐसे ऊंचाई से नीचे फेंका और वापस ऐसे ऊंचाई तक आ गई, तो इसमें संवेग संरक्षण का नियम भी लागू होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है। ऐसी स्थिति में ये कौन सी टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर। बॉल और पृथ्वी के बीच में जो टक्कर हुई है ना, वो कौन सी टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन है, प्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, संवेग संरक्षण का नियम और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम। संवेग का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर कोई कण v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv² होती है, ठीक है। तो अब देखो, प्रत्यास्थ टक्कर में हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्या, दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है, यानी कि हेड ऑन इलास्टिक collision of two particle, ठीक है, दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। अब देखो, इसको हम दो निर्देश तंत्र में पढ़ेंगे। एक तो होता है हमारे पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, लेबोरेटरी फ्रेम, एल फ्रेम बोलते हैं जिसे, और दूसरा होता है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र यानी कि CM फ्रेम। दोनों में हम ये टक्कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट किस में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र बोल दो या फ्रेम बोल दो, ठीक है, यानी लेबोरेटरी फ्रेम की बात करते हैं। अब देखो, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, क्या करते हैं, देखो सपोज माना M1 व M2 द्रव्यमान यानी मास के दो कण हैं, दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक वी में टक्कर भी बोलते हैं इसे, वन डायमेंशनल। माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनके टक्कर यानी कोलिजन से पूर्व वेग यानी वेलोसिटी u1 व u2 हैं तथा आफ्टर कोलिजन यानी टक्कर के पश्चात जो वेलोसिटी है उनकी वो v1 व v2 है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये हमारे पास एक कण है, पार्टिकल है M1 द्रव्यमान का, M1 मास का, ये कितने से चल रहा है, u1 वेग से चल रहा है, u1 वेलोसिटी से। इसी के आगे हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल है, कण है, ये कितने वेग से चल रहा है, u2 वेग से चल रहा है, ठीक है। यहाँ u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा, यानी u2 धीरे चल रहा है, u1 पीछे से आ रहा है ना। ये कौन सी स्थिति है हमारे पास, टक्कर से पूर्व यानी कि बिफोर कॉलिजन। अब क्या होगा, ये जो डैश डैश का मतलब है, ये ऐसे गया और इसके पीछे से क्या करेगा, टक्कर करेगा। टक्कर करने के पश्चात यानी आफ्टर कॉलिजन मैंने माना कि इनमें ऊर्जा संचरित हो जाएगी हमारे पास, है ना।
m1 वाला जो कण है उसका वेग चेंज हो गया, सपोज कीजिए अब v1 हो गया, और m2 वाला जो पार्टिकल है, कण है, उसका वेग क्या हो गया, v2 हो गया। जैसे ये हमारे पास कार है, ये ट्रक है, मैंने बता दिया ज़्यादा भारी एग्जांपल लेकिन इतना नहीं है ना। ये ट्रक ने इसको क्या की, टक्कर मारी, तो कार तो आगे गई और ट्रक थोड़ा सा धीमे हो गया, है ना। ये कौन सी स्थिति है, फॉर एग्जांपल है, ये रियलिटी नहीं है ना, टक्कर के पश्चात यानी कि आफ्टर कॉलिजन। अब यहाँ टक्कर से पूर्व था, यहाँ टक्कर हो गई, तो टक्कर के पश्चात इनके वेग क्या हो गए, बदल गए। अब देखो ये पार्टिकल का मास हमें पता होगा या नहीं होगा, होगा, m1 पता होगा, m2 का मास, हम जितने कणों को गति करा रहे हैं उनका द्रव्यमान मास पता होगा, उनका वेग पता होगा। जब ये टकरा जाएंगे, टकराने के पश्चात जब ये गति कर रहे हैं तो इनका वेग कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। जैसे एक ठेला होता है, पीछे से एक बाइक ने टक्कर मारी, ठेला तेजी से आगे गया, बाइक थोड़ी धीरे हो गई, तो टकराने के पश्चात दोनों के जो वेग होंगे ना, जो वेलोसिटी है ना, वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, उसके बारे में हमें पता लगाना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे दी है उसने, क्या कि ये हमारे पास जो है ना वो कैसी टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन है। तो हम इसमें कौन कौन से नियम लगाएंगे, एक तो लगाएंगे संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ये क्या कहता है, अभी बताया था, टक्कर से पूर्व कुल संवेग यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और टक्कर के पश्चात कुल संवेग यानी कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो देखो टक्कर से पूर्व संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv होता है। तो पहले कण का संवेग क्या होगा, देखो m1 u1, टक्कर से पूर्व पहले कण का पार्टिकल का मोमेंटम m2 u2 इक्वल होगा, टक्कर के पश्चात क्या हो जाते हैं, इनके वेलोसिटी v1 और v2 हो जाते हैं वेग। तो इसका पहले वाले का संवेग m1 v1 प्लस दूसरे का टोटल निकालना है, दोनों का टोटल पहले, टोटल बाद में। अब देखो इसको इक्वल से पहले लेकर आए, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, यहाँ m2 v2 तो है ही, इसको बाद में ले गए तो बन गया नेगेटिव m2 u2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, m1, तो ये बनेगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन आ रहा है, तो v2 माइनस u2, इसको करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कौन सा नियम लागू होना चाहिए अगर ये प्रत्यास्थ टक्कर है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व क्या, कुल गतिज ऊर्जा टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, क्या, टक्कर के पश्चात यानी आफ्टर कोलिजन, क्या, कुल गतिज ऊर्जा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टक्कर से पूर्व इसका वेग कितना है, u1, द्रव्यमान कितना है, कितनी होगी इसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ, फिर आता है द्रव्यमान यानी कि m1, और फिर आता है वेग यानी u1 स्क्वायर, प्लस इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये गति कर रहा है तो हाफ m2 और u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, टक्कर के पश्चात कितनी है, वेग v1 है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन रहा है यहाँ पर हमारे पास m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर, हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको हम m1 u1 स्क्वायर, इसको बराबर से कहाँ लिया है, पहले लिया है, तो ये बन गया m1 v1 स्क्वायर बन गया, इक्वल टू ये है m2
v2 स्क्वायर, और इसको इक्वल के बाद ले गए तो m2 u2 स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, m1 क्या u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ कॉमन आ रहा है m2 v2 स्क्वायर माइनस क्या u2 स्क्वायर। अब आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो m1 एक बार प्लस में लिख दूं u1 प्लस v1 और एक u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, इसको लिखो एक बार प्लस में v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड आ गई। और इसके बाद डेरिवेशन को सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।